नमस्कार। सतघोष के आईना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आईना जो देखता है वो दिखाता है। उस आईने के तहत आज हमारे यहाँ मेहमान हैं श्री दीपचंद जी यादव। दीपचंद जी का स्वागत है स्टूडियो में। दीपचंद जी किसी परिचय से मोहताज नहीं, आप भोपाल के पहले महापौर रहे और अनेक कांग्रेस के पदों को आपने अपने दायित्वों से निर्वहन किया है। अब हम आज उनसे बात करेंगे कांग्रेस किस स्थिति में है, चुनाव के मद्देनजर क्या तैयारियां हैं और कांग्रेस को क्या करने की आवश्यकता है। तो दीपचंद जी, मेरा पहला सवाल यही है कि अब चुनाव सामने है और एक ओबीसी नाम का जो संगठन है, महासंगठन, वो राजनीतिक स्तर पे दबाव बना रहा है कि ओबीसी का चेहरा, ओबीसी का मुख्यमंत्री, ओबीसी का नेता। तो जहां तक भाजपा की बात है तो वहां तो चार चेहरे हैं, उमा जी, फिर बाबूलाल गौर, अब शिवराज सिंह चौहान और केंद्र में नरेंद्र मोदी। तो कांग्रेस इसमें कितना आगे है? देखिए, भाजपा में चार चेहरे दिखने को तो जरूर हैं, ठीक, लेकिन उनके ऊपर अंकुश है, ये तो मानना पड़ेगा जी। कांग्रेस में ओबीसी के, एससी के, एसटी के, माइनॉरिटी के बहुत लीडर्स हैं, ठीक है, और उनको अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का, अपनी समाजों को के लिए काम करने का पूरी खुली छूट है, उनके लिए पूरा मौका है। वो जगह जगह पर जब भी आवश्यकता होती है अपनी समाज के लिए, अपने वर्गों के लिए वो बात उठाते हैं और उनको उस हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलता है, चाहे वो स्थानीय संस्थाएं हो, ठीक है, चाहे प्रदेश की विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, चारों जगहों पर ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को कांग्रेस की तरफ से बराबर प्रतिनिधित्व मिलता है। ओबीसी और रिजर्वेशन वर्ग के लोगों का आरोप है कि दोनों ही पार्टियां हमारी अनदेखी करती हैं, लेकिन भाजपा के पास एक चेहरा है शिवराज सिंह चौहान का, तो आपके पास कोई चेहरा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा? देखिए साहब, हमारे पास, कांग्रेस के पास अरुण यादव बहुत बड़ा चेहरा है जी, सचिन यादव बहुत बड़े चेहरे हैं, ठीक है। इसके बाद में आप जाइए जीतू पटवारी, जिनको अभी प्रताड़ित करने का भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का कोई मौका नहीं छोड़ती है जी, वो बहुत बड़ा चेहरा है। कमलेश्वर पटेल है, कुणाल चौधरी है, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं जिनको गिनाऊंगा तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। हमारे पास बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। हमारे पास भूरिया जी हैं, हमारे पास ट्राइबल के चेहरा हैं, हमारे पास अनुसूचित जाति में बड़े बड़े चेहरे हैं, इसकी बात नहीं। माइनॉरिटी में हमारे पास अजीज कुरैशी है, सैयद साजिद अली है, आरिफ अकील है, आरिफ मसूद है, बहुत, और सईद मियां है। काफी लोग ऐसे हैं जो हमारे पास बड़े चेहरे हैं, अपने वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नहीं, बात तो चेहरे की है ना, लेकिन वहाँ एक चेहरा है शिवराज सिंह चौहान सामने, तो चेहरा यहाँ आपके यहाँ दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ, तीसरा कोई नाम आता ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, अरुण यादव जी का नाम आता। अरुण यादव जी इस प्रदेश के, देखिए, ये प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके पिताजी जो एक स्टार बहुत बड़े नेता थे, सहकारिता के भी बड़े नेता थे, वो मुख्यमंत्री भी रहे, और उन्होंने जहां पर भी अपने नेतृत्व किया बहुत सक्षमता से और निडरता से किया। एक वो बड़े नेता हुए और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हुए, और उनका बेटा अरुण यादव वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी अध्यक्ष हुआ। ये मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ कि दो ओबीसी के नेता और पिता और पुत्र दोनों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन का नेतृत्व करने का अवसर मिला। केंद्र में मंत्री भी रहे शायद, और मैं बता रहा हूँ आपको, 2 बार सांसद रहे। अच्छा। उनके पिताजी भी सांसद रहे। उनका छोटा भाई सचिन अभी कमलनाथ जी की सरकार में मंत्री थे। अगर छल से, बल से, धन से और जिस तरह से भी इन प्रकार गवर्नमेंट को गिराया, अगर नहीं गिराई गई होती तो अभी सचिन यादव एक ताकतवर मंत्री होते। इससे उसी के अंदर जीतू पटवारी भी मंत्री थे। हमारे उनके सीधी वाले जो हैं, उनके पिताजी भी मंत्री थे, वो भी मंत्री रहे, वो भी मंत्री थे, ओबीसी के हैं नेता। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में ओबीसी का नेतृत्व ना है, कांग्रेस में ओबीसी के नेतृत्व है और उनको बराबर महत्व दिया जाता है। अब ये बात अलग है कि जो हमारे ओबीसी के या दूसरे तरह जो नेता हैं वो कितना सक्षमता से अपने वर्गों के लिए काम करते हैं, ये उनकी सक्षमता पे निर्भर करता है। तो जैसे हम देखते हैं, ये 2 नेताओं के नाम आपके यहाँ आते हैं, पहले दिग्विजय सिंह या कमलनाथ, जिनका भी क्रम बना लें, और तीसरे नंबर पर याद करते तो अचानक नाम आता सीधा अरुण यादव का। तो अरुण यादव का जो कद काठी मध्य प्रदेश में पीसीसी अध्यक्ष भी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, इसके मुकाबले उनको वो पद, वो प्रायोरिटी प्राप्त है
देखिए, अरुण यादव जी को बहुत कम उम्र में एक तो सांसद रह लिए, ठीक है, दूसरा उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिल चुका, ठीक है, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के अंदर भी जो सर्वोच्च हमारी बॉडी होती है कांग्रेस की, उसके अंदर विशेष आमंत्रित सदस्य भी रह चुके हैं, और मैंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसा नहीं उनको दिया, अब उनका भी दायित्व होता है कि जब उनको ये दायित्व दिया गया है तो वो अपने वर्गों को साथ में लेकर के चलें और अपने वर्गों की लड़ाई जहां हमारे पार्टी संगठन के स्तर पर लड़ना चाहिए वो निडरता से लड़ें, क्योंकि पूरा समाज, पूरा पिछड़ा वर्ग उनकी तरफ देख रहा है। उनके पिताजी के सुभाष बाबू भाई की तरफ भी देखते थे, उनके अंदर भी विलक्षण क्षमता थी नेतृत्व की, देश के जाने माने सहकारिता के वो थे। और आज अरुण यादव जी भी और उनके भाई भी उनके तरफ भी हमारे प्रदेश के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग देख रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनमें वो नेतृत्व की क्षमता है कि वो सबको साथ में लेकर चल सकते हैं। शासन 2018 में आपको सौंपा गया और फिर वो आपके हाथ से निकल गया, अब चुनाव फिर सामने है, किन मुद्दों को लेके जाएंगे जनता के सामने? देखिए, हमारे पास मुद्दे बहुत हैं, हमारे पास मुद्दे, देखिए सामने वालों के पास तो भावनात्मक मुद्दे के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, कांग्रेस के पास महंगाई मुद्दा है, हाँ, बढ़ती हुई कीमतें मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, किसान मुद्दा है, बढ़ते हुए अत्याचार मुद्दे हैं, आपके महिलाओं पर जो अत्याचार हैं वो हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो मुद्दा है, और जो संवैधानिक पदों पर और अपनी मर्जी से संविधान की जो व्याख्या की जा रही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखिए, आज जिसको दिल चाहा राजद्रोह में बंद कर दिया, ये आपका बड़ा अजीब स्थिति बनती है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, किसी को आपने 2 साल की सजा दी और तत्काल, जैसे राहुल जी के साथ किया आपने, आनन फानन पे उनके इधर कोर्ट का फैसला हुआ, उधर संसद सदस्यता समाप्त कर दी, इधर बंगला खाली कर दिया, ये कर दिया। और अब कल जैसे आजम खान के साथ हुआ, आजम खान को आपने सजा हुई तो आपने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, चुनाव भी करा दिया, अब वो बरी हो गए, तो अब क्या बरी होने के बाद उनको वो जगह मिलेगी? अब ये एक यक्ष प्रश्न है। इसी तरह से अगर यहाँ पे लोगों को वो करते हैं, लोगों के मकान तोड़ देते हैं, इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि क्राइम में आ गए, आपने मकान तोड़ दिया, वो बरी हो गए, तो क्या आप उसके मकान बना करके देंगे क्या आप? बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी ऐसे प्रश्न है। मैं क्योंकि वकील भी हूँ तो मैं जानता हूँ इन प्रश्नों का कौन जवाब देगा। आपने अपनी सनक में सिर्फ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस वक्त भावनाएं भड़काने की बात करती है। और मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज देता हूँ, वो जिस वंदे मातरम की बात करते हैं, क्या उनकी शाखाओं में, आरएसएस की शाखाओं में वंदे मातरम की प्रार्थना होती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वंदे मातरम का गाया जाता है? क्या उनके यहाँ पर इकबाल, जिसको बहुत बड़ी बातें करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, ये इकबाल का जो तराना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या आप उसको नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल। तो जब हम पूरा हमारा देश की संस्कृति, सभ्यता, हमारा देश भारत में सभी लोगों के साथ में लेके चलने का है, हमारा संविधान जो है सबको साथ में लेके चलने की बात करता है, तो हम इस तरह की हमारी राजनीतिक जो पिपाशा है, भूख है, उसको मिटाने के लिए हम समाज के अंदर बांटने की प्रयत्न करते हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर पर करें, चाहे वो धार्मिक स्तर पर करें, चाहे सांप्रदायिक स्तर पर करें। ये ना तो देश को एक रख सकता है। दुनिया के अंदर आप जब जाते हैं, कि दुनिया के अंदर जब बात करते हैं, तो आपको दुनिया के अंदर दुनिया के मानवता के हिसाब से करना चाहिए। और भारत के अंदर अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, हमारा संविधान है, संविधान के अंतर जो कुछ काम आता है, जो सरकार के दायित्व हैं, उनका सरकार दायित्व अपना पूरा करे, जो प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य है वो प्रशासनिक अधिकारी करें, जो न्यायपालिका के, क्योंकि हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स दिया हुआ है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है, तो अलग अलग संसद का काम अलग दिया है आपको, हमारे न्यायपालिका का अलग दिया है, प्रशासनिक अलग दिया है, कर्मचारियों को इनका दिया है, तो अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करें। तो मैं समझता हूँ देश में किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं होगी, अविश्वास की भावना नहीं फैलेगी। तो इसलिए हमको संविधान के तहत हमारे दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये इस वक्त के वर्तमान के सत्ता में लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। अब देखिए 2018 में आपको सरकार दी, आपके सिंधिया जी टूट के इधर आ गए,
वहाँ महाराष्ट्र में एनसीपी टूट गई, उधर शिवसेना टूट गई, यहाँ सचिन पायलट आए दिन आंदोलन करती रहती है और आप बुझ मरती हैं भाजपा पर, तो अपने लोगों पर थोड़ा सा नियंत्रण। नहीं, देखिए बहुत सी ऐसी, मैंने अभी आपसे कहा जी, बहुत सी दबाव की राजनीति भी हो रही है। अच्छा सर। और अभी जो मध्य प्रदेश की सरकार का जिसकी बात कर रहे हैं वो तो हाँ। खुला हुआ बात था कि हमारे सरकार को किस तरह से असंवैधानिक तरीके से हमारी सरकार को गिराया है, ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक। किस तरह से हमारे लोगों को, चाहे वो सिंधिया जी गए हों चाहे जो लोग भी गए हों, हाँ, हाँ। उनको अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके उनको लेके गए हैं। अच्छा। उनका धन बल के आधार पर अच्छा। उन्होंने उनको तोड़ा और तोड़ करके यहाँ पर सरकार गिराई। उनका ध्यान भारतीय जनता पार्टी के जब से सरकार आई है, अच्छा सर। मैं ये अभी कमलनाथ जी ने हाँ हाँ बात करी है नारी सम्मान की। हाँ बिल्कुल ठीक। आपने क्यों आपका 20 साल से सरकार हो गई, हाँ। केंद्र में भी 9 साल सरकार को हो गए बिल्कुल हो हैं, गए। वो सब बातें आज कर रहे हैं। आपने इससे पहले क्यों नहीं करी वो बिल्कुल सब बातें? जब चुनाव आ रहे हैं तो आपको सब गरीब भी दिखने लगा, ओबीसी भी दिखने लगा, मुस्लिम भी दिखने लगे, हिंदू भी दिखने लगे, कॉमन सिविल कोड भी दिखने लगा। इससे पहले आपने 9 साल से कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं लेकर के आए? यहाँ पर आपने क्यों नहीं करा? आपने ये सब बातें ये करने की हैं, तो ये चुनाव आ गया है, चुनाव की दृष्टि से ये सब बातें आ रही हैं। इनको ना तो ओबीसी मतलब है, अच्छा। ओबीसी से क्यों नहीं कराना चाहते ये जातिगत जनगणना? अगर जातिगत गणना कराएंगे, जनगणना कराएंगे तो उससे दूध का दूध पानी हो जाएगा कि जो हम कहते हैं, अच्छा। लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको इतनी भागीदारी। आप सत्ता में उसकी भागीदारी दीजिए। 3% 2% पूरी सत्ता पे काबिज हैं। एन कैन प्रकरण वो सभी उस पे आप देखिए। हाँ। किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से आप रेवड़ियां बांटने की तो बात काम करते हैं, लेकिन हजारों करोड़ रुपया हाँ। देश की गरीब जनता से जो टैक्स में वसूला जाता है, हाँ। उस टैक्स के पैसे को लेकर के आप हजारों करोड़ रुपए के लेकर के कभी एक आदमी विदेश भाग जाता है, कभी दूसरा भाग जाता है, कभी तीसरा भाग जाता है, और उनको वसूल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? वो देश की जनता का पैसा है ना। हाँ हाँ। देखिए ये सब बातें अगर हम करेंगे तो इसमें बहुत लंबा लगेगा, लेकिन आप लाइन तो ले लीजिए। क्या करा इन्होंने? सत्ता में आने से पहले का हम ब्लैक मनी वापस ले आएंगे, क्या ले आए? 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में चला जाएगा, क्या चला गया? हम महंगाई खत्म कर देंगे, क्या खत्म हुई? हम रोजगार देंगे, रोजगार खत्म हुए? हाँ, ये जरूर हो रहा है कि कांग्रेस के शासन काल में जो संस्थाएं बनाई गई, चाहे रेलवे स्टेशन बनाए गए, चाहे हमारे बांध बनाए गए, चाहे आपने एयरपोर्ट बनाए गए, चाहे हमारे बड़े बड़े उद्योग बनाए गए, वो जिसके अंदर यहाँ के लोगों को, हम बेरोजगारों को रोजगार मिलता, हमारे कृषि का ये होता, हमारा बिजली का उत्पादन बढ़ता, हमारा देश की आर्थिक क्षमताएं बढ़ती, उनको खत्म करके ये अपने दोस्तों को, अपने लोगों को जरूर दे रहा है निजीकरण करके। तो ये हमने बनाई, हमारे टैक्स से बनी हुई संस्थाएं आप करें। कांग्रेस देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपका इंदिरा जी, शास्त्री जी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी के जमाने में, राजीव जी, इनके जमाने में कितनी क्रांतियां हुई। हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, में आपका टेक्सटाइल क्रांति हुई, आपका संचार क्रांतियां हुई, जिससे हिंदुस्तान के लोगों को दुनिया के अंदर जाकर के हिंदुस्तान का नाम रोशन करा। आज इन्होंने उन सब लोगों को हतोत्साहित कर रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी जो 9 साल का कार्यकाल मोदी जी का रहा, इसमें कोई प्रगति नहीं, कोई विकास नहीं हुआ? प्रगति हुई है इनके अपने लोगों की। अच्छा। देश की प्रगति, कितने एयरपोर्ट बने मैं पूछना चाहता हूँ, कितनी यूनिवर्सिटी बनी कि मैं पूछना चाहता हूँ, कितने डैम बने मैं पूछना चाहता हूँ, कितनी आपको ये पावर प्लांट्स बने ये मैं पूछना चाहता हूँ, कितने एयरपोर्ट नए बनाए इन्होंने, ये मैं पूछना चाहता हूँ, कितनी रेलवे स्टेशन इन्होंने नई बनाई, ठीक है, वो मैं पूछना चाहता हूँ। वही पुरानी जो है उन्हीं को रेनोवेट कर दिया। रेनोवेट तो ये एक लगातार सिलसिला है। महाकाल का भी उन्होंने महालोक दिया है शिवराज सिंह जी ने। भगवान की कृपा से सबको पता है कि महाकाल में क्या हुआ, किस तरह का। अभी आपके सामने अपना स्टूडियो के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग ये खड़ी हुई 12-15। अभी आपने अखबारों में पढ़ा कि उनका अभी अलॉटमेंट हुआ ही नहीं है और उनका प्लास्टर गिर गया है। अब ये जांच तो कराइए कि उनके ठेके किसको दिए गए हैं। आप जांच कराइए, मैं आपसे कहता हूँ वो ठेके किसको दिए गए हैं। ठेके अगर दिए गए हैं, पूरी बिल्डिंगों का आपने ठेके दिए और अलॉटमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जिन गरीब
कर्मचारियों को आपने खाली कराया, चाहे नॉर्थ का टीटी का कराया, चाहे साउथ कराया, चाहे 1250 का कुछ हिस्सा कराया, और उनसे खाली करा करके आपने ठेके तो दे दिए लोगों को। बिल्कुल। लेकिन उनको अलॉटमेंट जो बनी हुई बिल्डिंग है उनको क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? जी। एक चूंकि आप एक कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस में, और आपने भोपाल जैसे महानगर को अपने हिसाब से चलाया एक समय, तो मैं भोपाल के हिसाब से आपका नजरिया देखना चाहता हूं कि शिवराज सिंह कितने सफल कितने असफल। देखिए, भोपाल के अंदर मैं फिर पूछना चाहता हूँ, भोपाल के अंदर इस वक्त आवश्यकता है, आए दिन जाम लगता है। हाँ बिल्कुल ठीक। इसको समाप्त करें, हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। बारिश का टाइम है, ये जगह जगह पानी का भराव हो जाता है, उसको हमारे पास ये होना चाहिए, आईक्यू होना चाहिए कि हम किस तरह से ये पानी का भराव रोकेंगे। हमारी जो अट्टालिकाएं बना तो रहे हैं, लेकिन कल जैसे सतपुड़ा में आग लगी, दूसरी जगह आग लगती है, ये करके अग्निशमन आपके पास यंत्र हैं? अगर हैं तो उनको ऑपरेट करने वाले क्या आपके पास टेक्नीशियंस हैं? तो ये सब चीजें जब हम लेके चलते हैं, तो इनको जब कुछ बनाने के लिए जा रहे हैं तो उनकी रक्षा करने का दायित्व भी हमारा ऊपर होता है। बिल्कुल। कुछ संदेश जनता के नाम? संदेश जनता के साथ नाम से मेरा यही निवेदन है कि जनता जाति धार्मिक उन्माद से ऊपर उठ के अपने कल्याण के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी बच्चियों के भविष्य के लिए, महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए अपना, और किसानों के लिए, रोजगार के लिए ये इस तरफ ध्यान दें। आने वाले समय में जो भी पार्टी के लोग कैंडिडेट भेजते हैं उनसे, और जो पार्टी अपनी मैनिफेस्टो भेजती है उसका पहले अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद जो जनता की बात करती है, जो नौजवानों की बात करती है, जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करती है, जो अपने प्रदेश की, शहर की, देश की विकास करने की बात करती है, ईमानदारी से विकास करने की बात करती है, और उसको देखते हुए उसके लिए आप काम करें, उनको जिताएं। और आने वाले समय में आप, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में लेके चल सकती है, जिसने संविधान बनाया, उस संविधान के तहत अपने दायित्वों का निर्वाह करती हैं उनकी सरकारें, उसके पक्ष में जो भी कैंडिडेट देते हैं उनके पक्ष में आप अपना मत दें। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। तो ये थे दीपचंद जी हमारे साथ में। आप, जैसे मैंने पहले भी कहा, परिचय के मोहताज नहीं है। आपने अपने बहुत सारे दायित्वों के निर्वहन के अनुसार जो अनुभव प्राप्त की है, आज हमें उसका एक निचोड़ प्राप्त हुआ, और वो यही है कि सत्ता में हो या विपक्ष में, हमें कहना चाहिए, एक नारा चलता है सबका साथ सबका विकास, अगर ये कथनी के साथ करनी में भी आ जाए तो फिर एक सुंदर दृश्य हम भारत में देख सकते हैं लोकतंत्र का। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी हमारे साथ आए, दीपचंद जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और फिर किसी मुद्दे के साथ, शख्सियत के साथ आईने में आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।